हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। मैं हूँ आपकी ईएसएसएम की फैकल्टी सोनाली मैम, और स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। पीडब्ल्यू लेके आया है आपके लिए द्रोणाचार्य मैराथन। जी हाँ, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे हो कॉस्टिंग, चाहे टैक्स हो, चाहे ईएसएसएम, आपको ना ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स मतलब आपको मिलेंगे मैराथन की फॉर्म पर, यूट्यूब पर। जी हाँ, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फॉर ईच एंड एवरी पर्टिकुलर माई चैप्टर मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ फॉर योर अटेम्प्ट May 23 ऑनवर्ड्स। मैं हूँ आपकी फैकल्टी सोनाली मैम। इससे पहले जो है हमारे 2 लेक्चर जा चुके हैं। दिस इज टुडे इज द लेक्चर नंबर 3। और जो इसके 2 पहले लेक्चर जा चुके हैं वो ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे अपलोडेड है, और इवन पीडब्ल्यू की वेबसाइट पर भी। चलिए, शुरू करने से पहले बच्चे के मन में कुछ सवाल आते हैं, जरा पहले उनको रिजॉल्व करते हैं। देखिए, मैं ही मानती हूँ कि ना बच्चे की तैयारी जो होती है ना वो अच्छी कब होती है, जब बच्चों को ना पास टीचर का सपोर्ट हो, टीचर जो है इसको समझा दे, बता दे, याद करा दे, और साथ ही में नोट्स मिल जाए तो बात बन जाती है। तो गाइज, जिन नोट्स से मैं आपको ये आज पढ़ा रही हूँ ना, ये नोट्स भी आपको लेक्चर की तरह मिलेंगे बिल्कुल फ्री। हाँ जी, इसका आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नोट्स को लेने के लिए पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना है, लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, या फिर और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सीधा जाना है सीए के सेक्शन में, इंटरमीडिएट के अंदर जाके द्रोणाचार्य बैच में अपने आप को लॉग इन कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वहां पर द्रोणाचार्य बैच में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए वहां पर भी कोई पैसे नहीं है। और आपको ये सारे नोट्स बेटा, देखिए ये सारे नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे बेटा जी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ ना, ये सारा कंटेंट आपको ना वहीं पे मिलने वाला है। जी हाँ, ये सारा कंटेंट आपको वहां मिलने वाला है। So I welcome you all in the Dronacharya Marathon series for CA Intermediate paper number 7 EIS and SM. हाँ, इससे पहले 2 जो लेक्चर्स थे गाइस, मैंने उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कवर किया था। मैंने कवर किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1, और दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड चैप्टर नंबर 5, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ईआईएस की। जी हाँ, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसमें भी हम पर्टिकुलरली जो शुरू कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईआईएस, व्हिच इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। तो हम ये चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए गाइस, ईआईएस के जो चैप्टर्स होते हैं ना बेटा, थोड़े से लेंदी होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को जब मैं करा रही हूँ ना, तो कराने में कोई कमी पेशी ना आए। तो मैंने क्या किया, जो वीडियो लेक्चर है उसको 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया है, यानी कि फुल चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी कि जब भी ईआईएस का चैप्टर आएगा वो हमेशा कितने पार्ट्स में होगा? 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो मेक श्योर करें कि आप दोनों के दोनों पार्ट्स देखिएगा हर एक चैप्टर के। गाइस, आपको भी पता है मैराथन देख रहे हैं, आपने प्रिपरेशन तो कर ही ली है, राइट? तो ईआईएस का ना जो एक चैप्टर है ना, वो मतलब एसएम के 2 चैप्टर के समान ही है। तो मैंने ना कंटेंट की क्वालिटी में कोई डिक्रीमेंट नहीं किया। मैंने कहा मैं मेरे बच्चों को अच्छे से ही पढ़ाऊं, मेरे बच्चा मेरे पे इतना यकीन करता है, इतना विश्वास करता है, बच्चों के लिए तो हम यहाँ पे आके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए ही सोचा जाए। तो गाइस, मैंने जो है इसमें आपको क्या किया है, इस चैप्टर के पार्ट को डिवाइड कर दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू हैव पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ ईआईएस, और उसका भी पार्ट ए पढ़ने वाले हैं, यानी कि उस चैप्टर का फर्स्ट हाफ पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हाफ वीडियो का, अगर आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा, पार्ट बी जब अपलोड होगा तब जाके चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा, राइट? ओके गाइस, थोड़ी सी आवाज मेरी अच्छी नहीं लग रही होगी, बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैविंग फीवर। मेरे को ठीक नहीं है फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरे को फीवर हो रखा है, आज थोड़ा कोल्ड हो रखा है। तो मैं स्टिल, क्योंकि बच्चों के पेपर है और हम लोग नहीं चाहते कि बच्चों की तैयारी में कोई कमी आए, कुछ रुकावट आए हमारी वजह से, तो हम टीचर्स लोग मेहनत करते हैं। तो extremely sorry for my voice, maybe you guys are not having good voice from my side, but I'm still trying my level best कि आपको जो है ना
सुपर सुपर से भी ऊपर वाला जो कंटेंट है वो डिलीवर होना चाहिए, दैट टू ऑन टाइम, दैट इज ऑन दी प्रोमिसेस। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ EIS। EIS stands for Enterprise Information System and we are going to start up with chapter number 2। एंड इस चैप्टर को मैंने बाइफरकेट किया है इनटू 2 पार्ट्स। तो गाइस जो पार्ट ए है हम उसमें मैंने ना EIS के अंदर देखा है कि बच्चे को ना याद नहीं होता, और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चा सोचता है कि अरे कहाँ से आया, शिट ये कहाँ से आया, मैंने शायद पढ़ा तो था, कहीं तो पढ़ा था, बट कहाँ पढ़ा था वो याद नहीं रहता। तो जो ये मेमोरी रिकॉलिंग में आपको प्रॉब्लम आती है ना, इसका मैंने सोल्यूशन निकाल के दिया है इस वीडियो के अंदर। मैंने ना आपको क्या किया है, पूरे चैप्टर को ना फ्लो चार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन द होल EI, इन द होल चैप्टर नंबर आपका जो 2 चैप्टर है उसके अंदर आपको ना बेसिकली क्या करना है, उसके अंदर बेसिकली आपको ना 4 फ्लो चार्ट्स जो है वो मिलेंगे। ओके, सो देयर वुड बी 4 फ्लो चार्ट्स, 4 फ्लो चार्ट्स, 4 फ्लो चार्ट्स। तो 4 फ्लो चार्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप जो ये 4 फ्लो चार्ट्स है, अगर आप इन फ्लो चार्ट को देखेंगे, इन्हीं फ्लो चार्ट के थ्रू आपका जो EIS का चैप्टर नंबर 2 है ना वो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट नंबर 1, उसके बाद हम कौन सा करेंगे, फ्लो चार्ट नंबर 2, फ्लो चार्ट नंबर 2, फ्लो चार्ट नंबर 3, फ्लो चार्ट नंबर 4। तो हम बेटा जी क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को हम 4 फ्लो चार्ट से करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम 4 फ्लो चार्ट से करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो इस फ्लो चार्ट जितने भी फ्लो चार्ट है आप इनको ध्यान में रखोगे, फ्लो चार्ट 1 2 3 एंड। चलिए देखते हैं जो हमारा फ्लो चार्ट नंबर 1 है, यानी कि जो फर्स्ट वाला जो फ्लो चार्ट है उसमें हमारे को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें होंगी। तो देखते हैं फ्लो चार्ट नंबर 1 जो है वो किस चीज का है। तो हमारा जो फ्लो चार्ट नंबर 1 है बेटा जी वो है कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन पे जो ये फ्लो चार्ट आ रहा है ना बेटा, ये है हमारा फ्लो चार्ट नंबर 1। सो कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि ये हमें कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। किसके कॉन्सेप्ट बता रहा है, किसके कॉन्सेप्ट बता रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा है। किसके कॉन्सेप्ट बता रहा है, जब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं किसके थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू। तो कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज्ड, कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, आई कैन से कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, आई कैन से राइट। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लो चार्ट नंबर 1 है वो इससे रिटेन करता है। आई बिलीव कि आपको समझ आया होगा। तो देखिए जैसे आप ये फर्स्ट फ्लो चार्ट कर लेंगे ना, ऑलमोस्ट आपका 1/4 चैप्टर निमट जाएगा। ठीक है, और जितने भी ऐसे करके 4 फ्लो चार्ट्स है ना, 4 फ्लो चार्ट अगर आपने कर लिए ना तो यू आर सॉर्टेड विद द होल चैप्टर। चलिए, सो हमारे को इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है वापस से स्विच करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके चलिए, सो देखिए इसमें हमारे को टोटल 6 थिंग्स पढ़नी है। टोटल कितनी चीजें पढ़नी है, 6 चीजें पढ़नी है। सो अगर आप ये 6 चीजें कर लेते हैं देन यू आर सॉर्टेड। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटा, सेकेंड इज वाउचर, थर्ड इज अकाउंटिंग फ्लो, fourth is types and groups of the ledgers, fifth is working of any software, and sixth is installed applications versus cloud application। यानी कि अगर आप ये 6 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं तो आपका जो फ्लो चार्ट नंबर 1 है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सो फ्लो चार्ट नंबर 1 किस चीज का है बेटा जी, फ्लो चार्ट नंबर 1 बताता है कुछ कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात देखिए, बात क्या है कि हम ना चले गए ऐसे जमाने में जहां पर ना हम बेस करते हैं टेक्नोलॉजी पर। यानी कि इंसान जो है अगर इवन अकाउंटिंग भी कर रहा है ना, तो वो इस लैपटॉप का इस्तेमाल करके, यानी कि
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सब लगा लगा के क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाके काम करते हो तो आपको क्या होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना, कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करती है टेक्नोलॉजी। एक आइडिया तो होना चाहिए, राइट। तो ये आइडिया आपको देता है ये चैप्टर। तो गाइस हम इसमें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो है दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा। अब देखिए, मैंने आपको बताया जो ये नोट्स है ना, ये नोट्स आपको नोटिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिल रहे हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। देर इज नो हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट। ये हम फैकल्टीज का प्यार है बेटा आपके प्रति। और आप भी जो है हमारे को जो है बताया कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा करे नो, तो बताया कीजिए कि आपने जब लेक्चर पढ़ा तो क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, क्या इन नोट्स आपको फायदा हुआ, और इन नोट्स की क्वालिटी भी आपको कैसे लगी। गाइस बहुत सारे नोट्स आप हमारे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, बट आई बिलीव कि जिस तरीके से मैंने नोट्स की फ्रेमिंग करी है ना, तो अगर हम आईसीएआई का एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं तो आपको ये नोट्स बहुत काम आएंगे, राइट। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की। और टाइप्स ऑफ डेटा, तो हमारे पास कितने तरीके के डेटा होते हैं बेटा जी, दो तरीके के डेटा होते हैं। कौन कौन से, मास्टर डेटा एंड नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का मतलब क्या होता है और नॉन मास्टर डेटा का मतलब क्या होता है, अगर ये समझ में आ गया तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। मास्टर डेटा का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा जो कि कैसा रहने वाला है, रिलेटिवली परमानेंट रहने वाला है, यानी कि हम रोज रोज इसको चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, याद करो जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, स्टार्टिंग हुई थी आपकी कॉमर्स की, आप 11th क्लास में ना, कॉमर्स के अंदर जब आप जनरल एंट्री पास करते थे, जनरल एंट्री पास करते थे, तो जब भी जनरल एंट्री की बारी आती थी ना, कि आपने जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आया कि जनरल एंट्री से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक बनाइए, तो जनरल एंट्री जैसी पास होती थी होने की बात आती थी, सबसे पहले एंट्री पास होती थी बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, है ना, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। तो जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस हुआ करता था, तो ये सबसे पहली एंट्री हुआ करती थी, राइट। और इसके बाद बाकी सारी एंट्री हुआ करती थी, सेल की, परचेज की, बहुत सारी एंट्री हुआ करती थी। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट बनता था ना, उसका जो बैलेंस होता था ना, वो बैलेंस वही ब्रॉड डाउन रहता था, और वही बैलेंस जो होता था, वही बैलेंस जो होता था, वही आगे कैरी डाउन होता था, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, जब तक कि नई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं होती। यानी कि जो हमारा ये डेटा हुआ ना, ये कैसा डेटा हुआ, ये डेटा हुआ हमारा ऐसा डेटा जो कि कैसा है, जो कि है रिलेटिवली परमानेंट, यानी कि ये हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड वाला कंटेंट है वो कैसा है, परमानेंट इन नेचर है। इसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि जो डेल्टा का सिंबल है वो एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं है। ये बात आपको समझ आई। जबकि जबकि अब मैं अगर बात करूं सेल की एंट्री की, किसकी बात करूं, सेल की एंट्री की। तो जो बेटा सेल की एंट्री होती है, अब देखो जैसे मान लो मैंने अभी सेल्स करी, 1 लाख रुपए की मेरी अभी सेल हुई। उसके बाद मान लो फिर एक व्यक्ति आया, मैंने उसको 2 लाख की सेल कर दी। फिर कोई व्यक्ति आया, वो 8 लाख का माल खरीद के चला गया। तो आप मुझे बताओ, सेल्स का जो लेजर बन रहा होगा वहां पर तो सेल्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, है ना। तो हम उसमें 1 लाख ऐड कर देंगे, फिर हम 2 लाख ऐड कर देंगे, फिर हम 8 लाख ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारी से की फिगर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जो डेटा चेंज होता रहता है, जो डेटा चेंज होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन मास्टर डेटा। यानी कि एक ऐसा रहता है, दिस डेटा इज नॉन परमानेंट इन नेचर एंड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, यानी कि ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू आ सकता है कि बताइए नॉन मास्टर डेटा का दूसरा नाम क्या है, तो नॉन मास्टर डेटा का दूसरा नाम है ट्रांजैक्शन। चलिए मैं आपको ना इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। गाइस, मैं ना टीचर हूँ, ठीक है, मैं ना एक टीचर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ना मैं ना स्टूडेंट का डेटा बनाऊं, डेटाबेस बनाऊं स्टूडेंट का। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना ऐसे करके
बेसिकली आपके लैंग्वेज में मैं एक एक्सेल शीट बनाती हूँ और इसके अंदर जो है कंटेंट लिखती हूँ, सीरियल नंबर, नेम, फोन नंबर, ये सब मैं लिखती हूँ और इसी में ही मैं एक कॉलम बनाती हूँ। किसका कॉलम बनाती हूँ मैं यहाँ पर? डेट ऑफ बर्थ का। किसका? डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, तो जो कॉलम है किसका है? डेट ऑफ बर्थ का। तो बेटा गाइस एक बात मुझे बताइए कि जैसे मैंने ये कॉलम बनाया डेट ऑफ बर्थ का, तो देखो डेट ऑफ बर्थ तो क्या होती है? सेम होती है। यानी कि अगर मान लो मेरा जो बच्चा है, स्टूडेंट है गाइस, अगर मैं इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ पर लिख दूं उसका उसका बर्थ या उसकी एज लिख दूं, मैं इसकी एज लिख देती हूँ। तो एज क्या होती है बेटा? आज जो बच्चा 18 साल का है, कल वो बच्चा 19 साल का होगा। तो जो मैं टेबल बना रही हूँ, ये टेबल तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि जो डेटा है ये डेटा तो अगले साल बेकार हो जाएगा, क्योंकि एज एक साल बढ़ चुकी होगी। समझ में आ रही है बात? बट अगर मैं इस कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर दूं और इसमें क्या लिख दूं? डेट ऑफ बर्थ लिख दूं, तो यही चीज मेरी क्या हो जाएगी? परमानेंट चली जाएगी ना। तो पता है क्या होता है, हम लोग ना चाहते हैं कि हम डेटा को बाइफरकेट करके चले, और इसीलिए ही हम इसको डेटा को बाइफरकेट करते हैं नॉन मास्टर और मास्टर के अंदर। चलिए, तो आपको आई थिंक ब्रीफिंग तो मिल चुकी है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एज ऑफ द पर्सन नॉन मास्टर के अंदर, एंड मास्टर के अंदर आपको मिल जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये कैसा डेटा होता है? परमानेंट इन नेचर होता है। अब मास्टर डेटा के ना बेटा, मास्टर डेटा के 4 बच्चे हैं। मास्टर डेटा के 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4 बच्चे। कौन कौन से टाइप्स है? 4 टाइप्स है। निमोनिक है बेटा जी, सीपा। सीपा निमोनिक है, सीपा। स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा, इन्वेंट्री मास्टर डेटा, पेरोल मास्टर डेटा एंड अकाउंटिंग मास्टर डेटा। यानी कि जो भी आपका डेटा होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, वो हम मास्टर डेटा के अंदर डालते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप एक सामान परचेस करके लेके आए, आपने उस पर सर्टेन जीएसटी पे जो है पे किया। ठीक है, अगर आप परचेस करते हो, पे करते हो, जीएसटी सेल करते हो, तो आप चार्ज करते हो, तो ये जीएसटी के रेट है। मतलब ये आज नहीं तो कल, मतलब आज कोई और रेट होगा, कल कोई और रेट होगा, परसों कोई और रेट होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। जब तक कि गवर्नमेंट चेंज नहीं कर रही है तब तक कि आपके भी चेंज करने की जरूरत नहीं। यानी कि स्टैट्यूटरी मास्टर डेटा ऐसा प्रकार का डेटा है जो कि जब तक कि कंप्लायंसेस नहीं होंगे, जब तक कि लॉ चेंज नहीं करेगा, तब तक क्या रहने वाला है? परमानेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। पेरोल मास्टर डेटा यानी कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स। ये थोड़ी होता है कि आज एक एम्प्लॉय आ रहा है, कल एक एम्प्लॉय जा रहा है, तो मतलब आपका ऐसा हिसाब किताब नहीं रहता ना, राइट? द मेन पॉइंट इज कि हमारा एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, जब तक कि कोई बात ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स कंप्लीट ना हो जाए। तो ये भी डेटा कैसा होता है? रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर होता है। इन्वेंट्री का मास्टर डेटा होता है। अब इन्वेंट्री के अंदर देखो, इन्वेंट्री का आवन जावन तो चलता रहता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। बट अगर मैं आपको बात करूं क्रिएशन ऑफ लेजर की, तो गाइस एक बात बताओ, जिसकी मेडिसिन की दुकान है ना, उसको पता है कि भैया क्रोसिन आनी ही आनी है, साइडॉन आना ही आना है, कफ सिरप, झंडू बम, झंडू आना ही आना है, राइट? तो ये जो चीजें है ना, जो ये बाइफर्केशन ऑफ द स्टॉक है, दैट इज अ मास्टर डेटा, दैट इज रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर। गाइस आई एम यूजिंग द वर्ड रिलेटिवली। रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। रिलेटिवली का मतलब क्या होता है? इन कंपैरिजन टू। यानी कि अगर मैं बोलूं चेंज नहीं होता, यानी कि टेम्पररी डेटा के कंपैरिजन में चेंज नहीं होता, बट ऐसा नहीं है कि कभी चेंज ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बात थी, कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बात थी, ये चेंज नहीं होता यूजुअली, फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि कैपिटल का बैलेंस चेंज ही कभी नहीं होगा। अगर मान लो मैंने 4 साल बाद बिजनेस में नया कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या कैपिटल का वैल्यू चेंज नहीं हुआ? हुआ। यानी कि इतना भी परमानेंट नहीं है। देयरफॉर हम इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिवली परमानेंट डेटा। यानी कि ट्रांजैक्शन डेटा के कंपैरिजन में ये कैसा है? परमानेंट है। ओके, चलिए, तो ये हमारा था वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फ्लो चार्ट, विच इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा। तो जो ये फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट के अंदर हमने ये टॉपिक कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वाउचर।
आपको पता है, आप लोगों ने टैली पे काम किया है, तो वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब होता है वो जगह, जिस टैली के अंदर होता है ना पेमेंट वाउचर, सेल वाउचर, है ना? ऐसे ही हमारे जितना भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके अंदर क्या करते हैं? एंट्रिया करते हैं। तो वाउचर का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां पर कि हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जब तक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन हैपन हुई थी कि नहीं होगी। माय गाइस देखो, अगर मैंने सेल करी तो सेल का मेरे पास क्या होगा? एक रिसिप्ट होगी, इनवॉइस होगा। तो वो जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस को मैं क्या करूंगी? सिस्टम के अंदर एज एन वाउचर एंटर करूंगी। तो जब मैं इनवॉइस को एंटर करती हूँ इनटू द सिस्टम, राइट, उसको क्या बोलते हैं? गिविंग द एरिया इन द सॉफ्टवेयर, उसको हम बोलते हैं डूइंग द वाउचर। तो वाउचर का मीनिंग क्या है? वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट? तो ये क्या है? एविडेंस है। क्या है ये? एविडेंस है कि वो ट्रांजैक्शन हैपन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर मान लो कल कोई बोलता है कि यार ये चीज तो हुई नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं, देखो यहाँ पर क्या है? सब रिकॉर्डेड है, यानी कि इसमें क्या है? हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हैपन हुई थी। वाउचर क्या होता है? इट इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, एंड डिफरेंट वाउचर फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन। देखिए, देखो बगल में, परचेज के लिए परचेज वाउचर, सेल्स के लिए सेल वाउचर, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक जर्नल में स्टॉक जर्नल की चीजें आएंगी। अटेंडेंस पेरोल के लिए वो वाले वाउचर, जर्नल एंट्री के लिए जर्नल के लिए ये वाला वाउचर, और मेमोरेंडम के लिए ये वाले वाउचर। तो गाइस डिफरेंट तरीके की ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट तरीके के क्या लगते हैं? वाउचर्स लगते हैं। वाउचर का दूसरा नाम क्या है? अगेन एमसीक्यू में आ सकता है। वाउचर का दूसरा नाम होता है डॉक्यूमेंट। क्या नाम होता है? डॉक्यूमेंट। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट से क्या बना? डॉक्यूमेंट नंबर। आपने देखा होगा जब आप कोई वाउचर खरीदते हैं, वाउचर जब आप कुछ सामान खरीदते हैं, तब आपको जो वाउचर मिलता है, इनवॉइस मिलता है, तो उसके अंदर ना एक नंबर लिखा हुआ होता है यहाँ पर, दैट इज अ वाउचर नंबर। तो वाउचर का आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वाउचर में हमने क्या पढ़ना है? वाउचर में हमने वाउचर का मीनिंग देखना है, वाउचर का नंबर, एंड वाउचर के टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स जो होते हैं, बहुत से टाइप के वाउचर होते हैं, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, या आपने नॉर्मल अपने या इसके अंदर पढ़ रखा होगा। दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट पॉइंट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग फ्लो का। गाइस इस क्वेश्चन के प्रति ना मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, वो ये रहा है कि स्टूडेंट्स ने ना, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ना, तो इस क्वेश्चन को ना बच्चा पार्टी डिटरमाइन ही नहीं कर पाया। हुआ क्या कि जो ये क्वेश्चन है गाइस, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दीजिए। तो गाइस अगर आप कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जो आपका नॉर्मल अकाउंटिंग का फ्लो है वो तो लगेगा ही लगेगा ना, बट उसमें क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का रोल बढ़ जाएगा, उसमें सॉफ्टवेयर का रोल बढ़ जाएगा। तो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, आपने ध्यान देना है कि आप जो है इस क्वेश्चन को पकड़ ले, राइट। चलिए तो बात करते हैं अकाउंटिंग फ्लो की। तो अकाउंटिंग फ्लो देखिए, ये देखिए, तो अकाउंटिंग फ्लो में क्या है? देखो, नॉर्मल फ्लो देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन हैपन हुई और इस बात की एंट्री वाउचर के थ्रू चली गई सिस्टम के अंदर। फिर सिस्टम ने क्या किया? सॉफ्टवेयर ने क्या किया? उसको पोस्ट किया, बैलेंस किया, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, एंड विच इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो गाइज देखिए, ये इस फ्लो को आप जानते हैं। मुद्दा क्या है कि हम इसको टॉपिक को पढ़े? मुद्दा ये है, वो ये कहता है कि आप हमें बताओ कि इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंसान करता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो कि मशीन करती है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है, यानी कि मशीन करती है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है। तो गाइस ट्रांजैक्शन सेल तो हमें ही करनी पड़ेगी और उसका वाउचर भी हमें जनरेट करना पड़ेगा, बट उसके बाद का सारा काम कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है, यानी कि मशीन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस, इसको अच्छे से करके जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स, इसी पर बेस्ड है। गाइस आपको पता है कि हमारे पास में ना अकाउंट्स के अंदर तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, बट इट इज नॉट एज इन केस ऑफ दी टैली।
नॉट इन केस ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि जो हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं ना, यानी कि समझो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करते थे तो उसमें आप बाइफर्केशन करते थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जबकि जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सॉफ्टवेयर जो है वो इस पार्ट में डिवाइड नहीं करता, उसका अपना डिवीजन होता है। उसका क्या डिवीजन है, उसका डिवीजन ये रहा, कहता है कि भैया मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि सॉफ्टवेयर का डेबिट बैलेंस, या तो सब चीजों का डेबिट बैलेंस होता है या तो क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि या तो चीजें डेबिट में जाएंगी या तो चीजें क्रेडिट में जाएंगी। अगर मान लो अगर मान लो मैं इस डायग्राम के थ्रू आती हूँ, अब देखो, अगर मान लो लेजर्स की बात की जाए तो लेजर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस होगा तो या तो असेट होगी या तो एक्सपेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है या तो पैसा आएगा या तो लायबिलिटी क्रेडिट होगी, इसी केस में क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो कहा उसने कि भैया मैं तो दो प्रकार से बैलेंस लेजर को क्रिएट करता हूँ, या तो लेजर डेबिट बैलेंस वाले होंगे या तो लेजर क्रेडिट बैलेंस वाले होंगे। ओके, अगर एक्सपेंस और इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दूंगा मैं कौन, सॉफ्टवेयर। और अगर एसेट और लायबिलिटी होगी तो मैं बैलेंस शीट में जाके खड़ा कर दूंगा इसको। ओके, तो मैं कौन, सॉफ्टवेयर। इतनी बात समझ आई? आई गेस कि ये तो बहुत ही आसान है, आप अकाउंट से पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। तो इन फ्लोचार्ट नंबर 1 हमारा टॉपिक नंबर 4 भी हो गया। तो कितने टॉपिक कर रहे हैं अभी अब तक हमने, 4 टॉपिक करे हैं गाइस। अब जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं ना, ये टॉपिक अच्छे खासे एग्जाम के टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करके जाइएगा, लेंदी क्वेश्चंस में से ये आ जाते हैं। तो गाइस दो टॉपिक हमारे बचते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड द इंस्टॉल्ड वर्सेस द क्लाउड एप्लीकेशंस। चलिए आइए करते हैं। ओके, तो गाइस बात करते हैं वर्किंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो ये कहता है कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ना, ये वर्क कैसे करता है, यानी कि कैसे चलता है ये सॉफ्टवेयर। तो गाइस देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे चीजें चल रही हैं, राइट। तो अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वो कैसे वर्क हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए सुनते हैं इसको ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू सुनते हैं। तो देखिए ये है बेटा मोनू, ठीक है। मोनू को क्या लगती है, मोनू को बेटा भूख लगती है। क्या लगती है, मोनू को भूख लगती है। तो मोनू कहाँ जाता है, मोनू जाता है रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। कहाँ जाता है, रेस्टोरेंट के अंदर। तो मोनू ना बेटा रेस्टोरेंट का क्या बन गया, ये कस्टमर। क्या बन गया, रेस्टोरेंट का कस्टमर। और जाता है और जाके किससे मिलता है, मुलाकात इसकी होती है वेटर के साथ। तो वेटर जो होता है वो उससे पूछता है कि आप क्या लेंगे। तो कहता है कि मेरे लिए एक रेड सॉस पास्ता ले आओ। क्या ले आओ, पास्ता ले आओ। मैंने भी देखो बेटा पिंक कलर कर दिया, पिंक सॉस पास्ता मुझे पसंद है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको पिंक सॉस पास्ता पसंद है। आप में से किसको पिंक सॉस पास्ता पसंद है, डू कमेंट। तो ये ऑर्डर करता है पास्ता। तो ये वेटर जो होता है अब किसके पास जाता है, ये कुक के पास जाता है और कहता है कि भैया कस्टमर ने ऑर्डर दिया है पास्ता बनाने का, फटाक से पास्ता बना दो। अब इसके पास पास्ते के इंग्रेडिएंट सारे रखे हुए हैं, पेने पास्ता मैंने ऑर्डर किया। उसके बाद ये इस इंग्रेडिएंट से क्या करता है, डिश को तैयार कर देता है। और किसको वापस जाके बोलता है, किसको, वेटर को। क्या कहता है, वेटर नाउ माई डिश इज रेडी, काइंडली सर्व इट टू दी कस्टमर, काइंडली सर्व इट टू दी कस्टमर। तब आप मुझे बताओ कि जो ये वेटर है इस वेटर ने किस किस के साथ में इंट्रैक्शन करी, इस वेटर ने किस किस के साथ में इंट्रैक्शन करी। तो इस वेटर ने बेटा जी दो चीजों से इंट्रैक्शन करी। एक तो बेटा जी इंट्रैक्शन करी कस्टमर से, कस्टमर के पास गया उसका ऑर्डर लिया। और सेकेंड इंट्रैक्शन करी बेटा जी कुक से, कुक से बात करी कि भैया क्या बनाना है, हमारे को पास्ता बनाना है। तो गाइस जो वेटर है ना, वेटर कौन है, फ्रंट एंड है। जैसे जैसे ही कोई यूजर रिक्वेस्ट डालता है सिस्टम के अंदर तो उसको कौन प्रोसेस करता है, वेटर की तरह फ्रंट एंड उसको एक्सेप्ट करता है। और किसके पास जाता है, बैक एंड के पास जाता है। और कहता है
जो कस्टमर ने मांगा है वो उसको दे दो, जो कस्टमर ने मांगा है वो उसको दे दो। और उसके बाद सिस्टम क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, फ्रंट एंड को लाके देता है कि देखो जो तुमने कहा था मैंने लाके दे दिया, अब तुम कस्टमर को जाके सर्व कर दो। आई होप एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल के अंदर भी है गाइस। तो फ्रंट एंड क्या होता है, विच एक्चुअली इंटरेक्ट्स विद द यूजर, और बैक एंड क्या होता है जो कि यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता बट फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है। चलो मुझे कमेंट में बताओ कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो हो गया हमारा कस्टमर, एक हो गया हमारा फ्रंट एंड, और एक हो गया हमारा बैक एंड। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दो चीजों से इंटरेक्ट करती है, दैट इज अ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड जो होता है वो कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता है, फ्रंट एंड जो होता है वो कस्टमर से भी इंटरेक्ट करता है और बैक एंड से भी इंटरेक्ट करता है। बट जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है, और जो बैक एंड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल में बोलूं कि मेरा जो कस्टमर है, यानी कि जो मेरा यूजर है, क्या वो यूजर डायरेक्टली बैकएंड से जाके इंटरेक्ट कर सकता है? तो ये ऐसे चल सकता है क्या? नहीं, ये ऐसे नहीं चल सकता। देयर कैन नॉट बी any kind of interaction between the customer and the back। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पर बेच बेटा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, वाई सेपरेट बैक एंड एंड दी फ्रंट एंड, यानी कि दोनों हमें क्यों चाहिए अलग अलग, हमारे को एक क्यों नहीं चाहिए? बल्कि जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड दी बैक एंड। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो गाइस फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड क्या बताया उसने, कि बोलता है फ्रंट एंड के अंदर और बैक एंड के अंदर चीजें जो होती है ना, डिफरेंस बिटवीन के तौर पे आ सकती हैं। इनको करने के लिए पहले चलते हैं बेटा जी, सबसे पहले लैंग्वेज पर। तो वेटर को ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जो कि जिससे के थ्रू वो यूजर से इंटरेक्ट कर पाए। अगर मान लो मेरा जो यूजर है, वो जो मोनू है, वो एक फॉरेनर है, वो सिर्फ इंग्लिश जानता है, तो वेटर को इंग्लिश जाननी पड़ेगी। क्यों? वेटर को कंटेंट ऐसी चीज में लाना पड़ेगा जिससे कि यूजर इससे इंटरेक्ट कर रहा है। अगर मान लो वेटर जो होता है वो ऐसी भाषा बोलता है, जैसे एग्जाम्पल वो पंजाबी बोलता है, तेलुगु बोलता है, तो कि हमारा जो कस्टमर है, जो यूजर है, वो समझ ही नहीं पा रहा, तो यूजर को तो आउटपुट समझ ही नहीं आएगा। तो फ्रंट एंड कैसी लैंग्वेज बोलता है, विच इज अंडरस्टूड बाय द यूजर, यूजर को जो समझ में आती है। जबकि अब कुक जो है, कुक हमारा पंजाबी बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले, ये मिचुन्नारो कुरचुंडी कुरचुंडी आइए बैठिए, तो कुछ भी बोले वो, तेलुगु बोले, पंजाबी बोले, इटालियन बोले, स्पेनिश बोले, जो बोले लैंग्वेज बोले, सानू की कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस की। तो एक बात मुझे बताओ, बैकएंड तो इंटरेक्ट ही नहीं करता ना यूजर से, तो किससे ही खत्म, उसका तो यूजर के साथ कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। बात करते हैं फ्रंट एंड की, तो कहता है कि भैया हमारा जो फ्रंट एंड है ना वो ऐसा होना चाहिए, जो जो कि क्या करे, हमारे यूजर को गाइड कर। जैसे मान लो आज तो उसने ऑर्डर दे दिया कि मेरे लिए पास्ता ऑर्डर कर दो, बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, जाते हैं और बोलते हैं ना भैया आप बताओ कि आपके यहाँ पर क्या फेमस है, आप बताओ हम आपके यहाँ पे क्या फेमस है। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पे ना पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, ये सारे पनीर फेमस है। तो ये क्या है, इंट्यूटिव स्किल्स है जो कि फ्रंट एंड वाले को लगानी पड़ती है। राइट, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। जब 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 कुक जो है कस्टमर के सामने आ ही नहीं रहा, तो वो कैसे कपड़े पहन के आए, कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो फ्रंट एंड होता है उसको अपना सारा कंटेंट जो है प्रॉपर फॉर्मेट में देना पड़ेगा ताकि यूजर समझ। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। तो यानी कि कंप्यूटर अगर आउटपुट देता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में आउटपुट दे दे, 010101 लिखा, तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आने वाला ना। तभी तो फ्रंट एंड को लेके आए कि फ्रंट एंड जो है पूरे उस फॉर्मेट में जो कंटेंट देगा जिस फॉर्मेट में यूजर को समझ में आएगा। ओके,
अब बात करते हैं डोमेन एक्सपर्टीज। डोमेन का मतलब होता है क्या, एरिया, इसकी क्या एक्सपर्टीज। तो हम कहते हैं इसकी एक्सपर्टीज किस बात में है, ये तो हमारे यूजर को खुश रखता है ना, ये हमारे यूजर को खुश रखता है। और ये क्या करता है, ये सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखता है और चीजों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि अल्टीमेटली वर्क काम कौन करता है, बैकएंड वाला करता है, जिसका प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। तो गाइज अगर आप अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आप ही कुक है और आप ही वेटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। आप ऑर्डर भी ले रहे हैं, आप होटल भी चला रहे हैं, आप कंटेंट भी बना रहे हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखा है, अगर आप सिंगल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड का काम और बैक एंड का काम एक ही के ऊपर है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करें, सेपरेट यूज करें, यानी फ्रंट एंड को अलग रखें और बैक एंड को अलग रखें। चलिए क्लियर हो गया। तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमारा जो फ्लो चार्ट नंबर 1 है उसके अंदर हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं। तो 6 टॉपिक में से हमने कितने टॉपिक्स कर लिए, आ जाइए, हमने कर लिए यहाँ पर 5 टॉपिक्स। वी आर डन विद द वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो गाइस वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या पढ़ोगे, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास में दो तरीके के एंड होते हैं, एंड द एंड इज द फ्रंट एंड एंड दी बैक एंड। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो वर्किंग में, फ्रंट एंड एंड दी बैक एंड। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया, फ्रंट एंड दी बैक एंड, फ्रंट एंड दी बैक एंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डेटा कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, मास्टर एंड नॉन मास्टर। वाउचर में हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, वाउचर का नंबर क्या होता है वो पढ़ना, वो पढ़ा हम लोगों ने। वाउचर के टाइप्स कितने होते हैं वो देखे हम लोगों ने, राइट। Really excuse me for the bad health, not feeling just good, but still you know trying कि आप लोगों तक चीजें हो जाए। ओके, अकाउंटिंग फ्लो क्या होता है, अकाउंटिंग फ्लो में ये देखना है कि ह्यूमंस का पार्ट कहाँ पर है और कंप्यूटर का पार्ट कहाँ पर है, यानी कि व्हाट इज बीइंग डन मैनुअली एंड व्हाट इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई, मैनुअल और सॉफ्टवेयर के थ्रू बात हुई। अब बात करते हैं फोर्थ वाले पॉइंट की। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या बोले, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ द लेजर। तो हमने कहा लेजर्स हैविंग द डेबिट बैलेंस एंड लेजर्स हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, लेजर्स हैविंग द डेबिट बैलेंस एंड लेजर्स हैविंग द क्रेडिट बैलेंस। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, विच इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वर्सेस क्लाउड। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो बेसिकली जानते हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशंस कैसी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो सुनते हैं मेरी बात ध्यान से, ठीक है। गाइस देखिए, तो ऐप जो होती है ना वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो इंस्टॉल्ड वाली ऐप जिसको कि आप क्या करते हो, सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेते हो, और दूसरी कौन सी होती है जिसको आप सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते हो। अब मैं आपको बता दी गाइस, क्या है ना कि मैं भी सिंगल हूँ, तो मेरी क्या होती है ना, शादी के लिए ना रिश्ते आते रहते हैं, और आपको तो पता ही है कि बायोडेटा जो है ना वो आ जाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, मैच मेकिंग करते हैं ना, कि गाइस कि क्या मतलब कुंडली वुंडली क्या हो रही है, मैच हो रही कि नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं। तो व्हाट वी डू इज मैच मेकिंग, मैच वर्ड तो रह ही गया मैच ही नहीं हो रही थी किसके साथ। चलिए, तो क्या होता है कि मेरे पापा ना मुझे बोलते हैं कि बेटा ये लो, ये रिश्ता आ गया, क्या करो उसके साथ ना कुंडली मैच कर लो। अच्छा भैया ठीक है, मैं फटाफट से गई, मैंने क्या किया, सिस्टम खोला, सिस्टम खोलते ही मैंने क्या किया, भैया सिस्टम पे जाओ, भैया ऑनलाइन जाओ। फटाफट मैं ऑनलाइन गई और मैंने क्या किया, ऑनलाइन खोला www डॉट, है ना जो भी है, या मैंने गूगल को बोल दिया कि भैया कुंडली मैच मेकिंग लिख दिया, उसने कोई वेबसाइट खोल दी, ठीक है, एस्ट्रो स्टेज करके कुछ कुछ भी खोल दिया। और वो क्या कर रहा है, फिर मुझसे पूछ रहा है कि अपनी डिटेल्स लिखिए, लड़के की डिटेल्स लिखिए, बॉय की डिटेल्स और गर्ल की डिटेल्स, ठीक है, बॉय की डिटेल्स और गर्ल्स की डिटेल्स लिख दी मैंने। और उसके पास में आउटपुट दिखा रहा है, क्या आउटपुट दिखा रहा है कि भैया 13 गुण मिल रहे हैं 36 में से, है ना, 13 गुण मिल रहा है 36 में से। तो उसने क्या दिखा दिया, हमें आउटपुट दिखा दिया। तो ये क्या था, कुंडली मैथ मेकिंग, कैसा था, ऑनलाइन नेचर। अब क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे पापा जो है ना वो रोज ही मतलब हमेशा ही क्या कर रहे हैं, हर रोज एक नया बायोडा ले आते हैं, मतलब रोज क्या हो गया उनका,
तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना कि जो ये मेरा लैपटॉप है इसके अंदर क्यों ना एक ऐप ही डाउनलोड कर ली जाए। ये ऐप जो होगी क्या होगी, मैच मेकिंग की ऐप होगी। मान लो उस ऐप का जो नाम है दैट इज एम मैच मेकिंग ऐप है, ये मैच करती है। मैंने क्या किया, इस ऐप को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया। अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने का मतलब क्या है, अपनी सिस्टम की हार्ड डिस्क में इसको क्या दिया मैंने, जगह दे दी। हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, एचडीडी के अंदर जो है ये आ गया। इसको मैंने अपने सिस्टम पे क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। तो देखो गाइस, जैसे मैंने जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया ना, ये मेरे सिस्टम के अंदर आ गया। अब जब भी मुझे कुंडली मैच मेकिंग करनी होती है, मैं अपने सिस्टम पे जाती हूँ। मैं अपने सिस्टम पे जाती हूँ, यहाँ पर बैठती हूँ और इस ऐप को खोलती हूँ, और इस ऐप के थ्रू मुझे क्या मिल जाता है, ये कंटेंट मिल जाता है कि भैया 13 में से 36 गुण जो है वो क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ठीक है। अब गाइज आपने एक चीज समझनी है यहाँ पर कि जो ऐप आपने इंस्टॉल करी वो क्या बन गई गाइज, आपकी इंस्टॉल्ड ऐप बन गई। क्या बन गई, इंस्टॉल्ड ऐप बन गई। और जो आपने इंस्टॉल नहीं करी वो कौन सी ऐप होती है, वो होती है क्लाउड बेस्ड ऐप। बस इतनी सी बात थी। हाँ जी मैम, इतनी सी बात थी। तो चलिए देखते हैं। तो इंस्टॉल्ड ऐप वर्सेस द क्लाउड ऐप, तो मीनिंग क्या है, ऐसी ऐप जो इंस्टॉल की जाती है हार्ड डिस्क में वो होती है इंस्टॉल्ड ऐप। ऐसी ऐप जिनको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है वो कौन सी होती है, क्लाउड बेस्ड। और इसी बात पर नेक्स्ट उसमें क्या लिखा, मीनिंग एंड दी इंस्टॉलेशन एंड दी मेंटेनेंस। अब देखो जब सिस्टम पे हमारे इंस्टॉल हुई तो यानी कि हम ही उसको मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे हमें उसको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कौन मेंटेन करेगा, जिसके क्लाउड पर वो ऐप होगी। अब क्लाउड क्या होता है, क्लाउड यानी कि सर्वर। क्लाउड यानी कि सर्वर, यानी कि जो देखो जैसे हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो हम अपने सिस्टम की स्टोरेज को यूज करते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। बट अगर वो हमारे सिस्टम की स्टोरेज नहीं होती, वो किसी और की स्टोरेज होती है, यानी कि सिस्टम के बाहर की स्टोरेज होती है, तो वो किस में जा सकती है, सर्वर में जा सकती है, बड़े बड़े सर्वर्स के थ्रू जा सकती है। तो वो कहाँ पर है, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बेस्ड। तो ना तो हमारे को उस ऐप को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने की जरूरत है, ना ही उस ऐप को मेंटेन करने की जरूरत है। गाइस जिसका सर्वर वही जाने। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। अब गाइस देखो, अगर मान लो मैं इंस्टॉल्ड ऐप की बात करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब इंस्टॉल्ड ऐप में तो क्या है ना कि देखो जो मेरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम पे मुझे बैठना जाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं हूँ बेटा मॉलदीव्स में मान लो मैं कहाँ हूँ पर, मॉलदीव्स में, और मेरे पापा कहते हैं कि कुंडली मैच मेकिंग कर दे सोनाली, तो मैं क्या करूंगी कि मॉलदीव से मुझे आना पड़ेगा इस सिस्टम पर बेसिकली। वो चाहे मैं कैसे एक्सेस करूं वो अलग बात है, बट मुझे पहले इस सिस्टम पे आना पड़ेगा, चाहे मैं फिजिकली एक्सेस करूं चाहे वर्चुअली एक्सेस करूं। इस सिस्टम पे आना पड़ेगा, फिर जाके मैं क्या कर पाऊंगी, उस ऐप को रन कर पाऊंगी। तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है, सिर्फ उसी सिस्टम पे होती है जिस सिस्टम पे वो क्या होता है, डाउनलोडेड मिलता। तो इतनी बात आपको समझ आई। एक्सेसिबिलिटी की बात की, उसने बात करी। तो गाइस जो आपका इंस्टॉल्ड वाला ऐप है वो क्या होता है, उसी सिस्टम से क्या होता है, यूज किया जाता है जिस सिस्टम पे वो क्या होता है, इंस्टॉल्ड होता है। जबकि ये तो भैया ऑनलाइन जाओ, इंटरनेट के थ्रू कभी भी ब्राउजिंग करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल। ओके। मोबाइल ऐप की बात करें तो इसमें मोबाइल ऐप थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें मोबाइल ऐप अगर आपकी होती है तो आसान। नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज। अब बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। तो गाइस डेटा स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो बच्चा कह रहा है मैम ये अमेंडेड फॉर मई 2020 एंड ऑनवर्ड्स का लिखा है। गाइस आपको ना जब भी मैं नोट्स देती हूँ ना, तो अगर कोई क्वेश्चन अमेंड हुआ होता है ना, तो मेरे नोट्स में लिखा होता है कि कब अमेंड हुआ था और कब तक के लिए अमेंड हुआ था। मेरे नोट्स की एक खास बात होती है। ठीक है, चलो डेटा स्टोरेज की बात करते हैं। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डेटा कहाँ स्टोर होगा, हमारे सिस्टम के अंदर। और इसमें कहाँ स्टोर होगा, सर्वर के अंदर। बड़े बड़े सर्वर के अंदर डेटा की क्या होगी, स्टोरेज होगी। अब बात करते हैं डेटा की सिक्योरिटी को लेके। तो गाइज आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज ऐसी है जो कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि आप ही के पास है, आप ही के सिस्टम में है, तो वो ज्यादा सिक्योर है। और जबकि कोई चीज किसी थर्ड पार्टी के पास है तो वो कैसी है, लेस सिक्योर है। एग्जाम्पल, आपके घर में आपके पास स्कूटी है। जो स्कूटी है ना बेटा, वो जो स्कूटी है वो आपके घर के नीचे खड़ी होती है, अंदर खड़ी होती है, घर के अंदर ही खड़ी होती है। तो जब वो स्कूटी आपके घर के अंदर खड़ी है, तो वो स्कूटी आपके लिए सबसे ज्यादा सिक्योर है। गाइस है ना। जबकि वो स्कूटी अगर वो बाहर खड़ी होगी ना फिर घर से, तो वो कितनी वो क्या हो जाती है, वो लेस सिक्योर हो जाती है, वो लेस सिक्योर हो जाती है। ठीक है।
ओके चलिए, तो गाइस ऐसे ही अगर कोई ऐप होती है हमारे सिस्टम पे, क्या होती है, सेव होती है, तो वो क्या होती है, मोर सिक्योर होती है, उसका डेटा हमारे हाथों में होता है। अगर कोई ऐप हमारे सिस्टम पे हम पे स्टोर नहीं होती तो वो लेस सिक्योर होती। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो गाइस इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये हमारे सिस्टम पे ही स्टोर होता है तो ये फटाफट से हमारे को कंटेंट करके दे देता है, बट इसकी स्पीड जो है इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करती है। इंटरनेट की स्पीड अच्छी आएगी तो ये अच्छा काम करेंगे, अगर इसकी स्पीड अच्छी नहीं आएगी तो ये अच्छा काम नहीं करेंगे। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जैसे कि हमारा जो होता है, हमारा जो होता है, अगर हमारा कोई ऐसा ऐप होता है जो कि हमारे सिस्टम पे स्टोर है, तो वो क्या होगा, वो ऐप जो होगा हमारा ज़्यादा सिक्योर होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी कैसी होगी, फास्टर होगी, और उसकी सिक्योरिटी भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मान लो कोई ऐसा ऐप है जो कि क्लाउड बेस्ड ऐप है, तो ना तो उसकी सिक्योरिटी अच्छी, ना तो उसका मतलब स्पीड अच्छा होगा, क्योंकि इसका स्पीड इंटरनेट पे बेस्ड होगा। ठीक है गाइस, चलिए। सो अब आई थिंक सो कि आपको समझ आया होगा। मैंने ना आपको याद करने के लिए जो आपके फ्लो चार्ट का क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, एक तो ये वाला क्वेश्चन ऐप वाला, मैंने इसके लिए भी आपको निमोनिक देके रखा है, मेड्स परफॉर्मेंस, एम से मीनिंग, ए से असेसिबिलिटी, आई से इंस्टॉलेशन, डी से डेटा स्टोरेज, एस से सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस वर्ड आ गया, तो जो ये है ना, ये आपका आता है बेटा फॉर निमोनिक फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था इसका निमोनिक है पल्स। तो कहते हैं गाइस, वाई सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बिकॉज मैं कहती हूँ जिसे मेलोडी का कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, सिमिलरली पल्स खाओ खुद जान जाओ। तो वाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड, पल्स खाओ खुद जान जाओ। क्लियर हो गया, चलिए गाइस। So I hope so this thing is clear to you, why separate front end back end and the two types of the apps. तो फ्लो चार्ट नंबर 1 पे वापस जाते हैं। फ्लो चार्ट नंबर 1 पे हम लोगों ने 6 कंटेंट पढ़ना है, तो आई थिंक सो कि आपको 6 के 6 पॉइंट्स आसानी से समझ में आ गए होंगे, कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं आई होगी। ओके चलिए, सो पॉइंट नंबर 1 की बात अगर करें, तो फ्लो चार्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें 6 टॉपिक्स कवर होते हैं। आई बिलीव कि आपके 6 के 6 टॉपिक्स क्या हो गए होंगे, कवर हो गए होंगे। चलिए, तो फ्लो चार्ट नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। अब जो है हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट नंबर 2 करना है। तो फ्लो चार्ट नंबर 2 में आते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट नंबर 2 में ये हमें पढ़ना है, ये देखिए। फ्लो चार्ट नंबर 2 जो है वो बात करता है हमारी ईआरपी को लेके। मेरे पास में ये रहा फ्लो चार्ट नंबर 2। तो फ्लो चार्ट नंबर 2 बेटा किस चीज का है, ईआरपी का है। मैं सबसे पहले जाके क्या करती हूँ, फ्लो चार्ट नंबर 2 पे जाके मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर हमारा आता है, यूज होता है फ्लो चार्ट नंबर 2। ओके चलिए, तो फ्लो चार्ट नंबर 2 उसको मेंशन कर देते हैं। हमारा फ्लो चार्ट नंबर 1 खत्म हो चुका है, जो कि थे हमारे कुछ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के कुछ टॉपिक्स। और अब जो है हमारे को करने हैं ईआरपी के टॉपिक्स, आरपी, आरपी। तो अब हमें क्या समझना है कि जो फ्लो चार्ट नंबर 2 है बेटा जी, वो किसके रिलेशन में है, वो है ईआरपी के रिलेशन में। क्लियर हो गया, चलिए। सो मैं वापस जाती हूँ। अब आपको हम फ्लो चार्ट नंबर 2 के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है मीनिंग, यहाँ पे पढ़ना है एडवांटेजेस। अब देखो गाइस, एडवांटेजेस जो है May 20 में अमेंड हुए थे तो मैंने कर दिया। May 20 में अमेंडमेंट्स आए हो, 21 में अमेंडमेंट्स आए हो, 22 में अमेंडमेंट्स आए हो, सारे नोट्स में अप टू डेट है कि कौन सी चीज कब अमेंड हुई है, सब लिखा हुआ है। ओके चलिए, तो ईआरपी के फीचर्स पढ़ने हैं, ईआरपी के रिस्क एंड कंट्रोल्स पढ़ने हैं, और फिर ऑडिट ऑफ ईआरपी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना मीनिंग में लेके जाती हूँ कि गाइस ईआरपी का मीनिंग क्या है। तो आपको ना इतना समझना है कि देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग न्यू। जो आपने पहले बचपन में पढ़ा है ना चीजें, बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने कनेक्शन बिठा लिया ना कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वर्सेस वर्सेस जो आपके सिलेबस में है, तो आप समझ जाओगे कि देयर इज नथिंग लाइक न्यू इन दिस, एवरीथिंग इज देयर विच इज ओल्ड। यानी कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ कैसा है, पुराना है। चलिए, तो बात करते हैं बेटा जी इस टॉपिक की, विच इज ईआरपी। ओके, सो आपने देखा होगा कि जब आप मतलब छोटे बच्चे थे तो आपको पढ़ाया गया था कि 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइजेशन,
एक होता है क्या, सेंट्रलाइजेशन, और दूसरा कौन सा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। दूसरा कौन सा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सबके ऊपर एक आदमी बैठा होता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सब लोग अलग 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 अलग। तो गाइस, जैसे ना आपके बीएसटी में, बिजनेस स्टडीज में ऐसा आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सेम यही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कहते हैं कि अगर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं गाइस, कुछ भी कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। तो अगर ये अपना अपना डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर लगाए, अगर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना सॉफ्टवेयर लगाएं, तो वो क्या होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। बट अगर मान लो हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाएं जो कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे के सारे मॉड्यूल्स को क्या करे, एक साथ लेके आए, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट, वो कौन सा होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ईआरपी। क्या है, ईआरपी। तो गाइस क्या था, ये सारे डिपार्टमेंट में दिक्कत आ रही थी और इसीलिए हमने एक साथ लाने के लिए क्या किया, इस सिस्टम को ले आए। तो बेसिकली जो हमारा ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, या फिर ये कह लीजिए ईआरपी, वो क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि सारे के सारे पार्ट्स को जोड़ता है, चाहे एचआर डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो, वो सारे लोग क्या करेंगे, वो एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आती है? गाइस, यही बात इसमें लिखी हुई है, देखिए। कहते हैं कि जितने सारे बिजनेस के फंक्शन होते हैं ना, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सबको एक ही सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एक ही सॉफ्टवेयर सबको सर्व कर रहा है। तो आई थिंक सो कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। यही हमारा नेक्स्ट फ्लो चार्ट के अंदर था। जो हमारा ईआरपी वाला फ्लो चार्ट है, वो यही कहता है कि हमारे को क्या करना है, मीनिंग कवर करना है, जो कि मैंने इसके इंट्रोडक्शन में कर दिया। अब चलते हैं इसके एडवांटेज को लेके और बेनिफिट्स को लेके, यानी कि एडवांटेज बोले या बेनिफिट्स बोले। तो गाइस देखिएगा, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, अगर मैं आपको एडवांटेज लिखने को बोलूँ, एडवांटेज यानी कि प्लस 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 पॉइंट, यानी कि प्लस पॉइंट्स, और डिसएडवांटेज यानी कि माइनस पॉइंट। अब आप खुद देखिए कि एडवांटेज में आपका क्या क्या प्लस होएगा, यानी कि क्या क्या चीजें अच्छी होंगी, और डिसएडवांटेज में क्या क्या चीजें माइनस होंगी, यानी कि हर एक पॉइंट या तो प्लस में लाई करेगा या तो माइनस में लाई करेगा। देखिएगा, तो देखिए, हमने कहा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट हो जाएगी, इंफॉर्मेशन एक समान आ जाएगी, ये हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। ये हमारे लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। तो देखिए, प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है भैया, एक जगह आ जाती है, साथ में आ जाती है। तो ये हमारे को क्या है, हमारे एडवांटेज है, हमारा प्लस पॉइंट एक जगह आ जाता है। लोग जब सामान मांगते हैं ना, लोग जब सामान मांगते हैं ना, तो हमारा जो लीड टाइम होता है, सर्विंग टाइम होता है ना, वहां तक कस्टमर तक पहुंचाने का जो टाइम होता है ना, वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हमारे रिसोर्स जो है वो अच्छे से यूज होना चालू हो जाते हैं, अगेन एक प्लस पॉइंट है। क्या है, प्लस पॉइंट है। हमारा कस्टमर जो है अच्छे से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाता है, कस्टमर कहता है भैया हमने बर्गर ऑर्डर किया और तुरंत हमारे को क्या हो गया, तुरंत हमारे को सर्व हो गया। कहते हैं ना, जैसे डिलीवरी क्या नाम है उसका, डोमिनोज। हाँ, तो जो डोमिनोज है, डोमिनोज डोमिनोज में क्या होता है, विद इन 30 मिनट्स डिलीवरी। तो राइज, आपको खुशी होती है ना कि वो 30 सेकंड के अंदर आपके अंदर आ जाता है, आपके घर पे आ जाता है 30 मिनट के अंदर। तो हमारा कस्टमर उसी प्रकार से बहुत हैप्पी हो जाता है, क्योंकि हमारे को लीड टाइम बहुत कम लगता है। हमारी सप्लाई की परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमारी जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे को डेटा जो है अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि एचआर वाला अपना डेटा अलग रखने के लिए अपना सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, मार्केटिंग वाला अपना कर रहा है, अकाउंट्स वाला अपना कर रहा है, नहीं। एक ही सॉफ्टवेयर में सारा काम हो जाएगा, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं आएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी, बेटर एनालिसिस हो जाता है। उसके बाद में आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। और आपकी जो इंफॉर्मेशन जो बनती है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बेटा, उस इसी सारे सॉफ्टवेयर में सारा का सारा कंटेंट जाएगा।
यानी कि अगर एक्स्ट्रा वाले को रिकॉर्ड करना होगा तो वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, अकाउंट्स वाले को रिकॉर्ड करना होगा तब भी इसी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, है ना। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि ना, अगर मान लो कल को कोई और डोमेन में भी हम जाते हैं, कोई और डिपार्टमेंट का काम भी करने के लिए जाते हैं, तो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका डिपार्टमेंट का, नए वाले डिपार्टमेंट का काम होना भी चालू हो जाएगा। वी आर यूजिंग द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस। इसको आप रीड कर लीजिएगा, विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ईआरपी के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें पढ़नी थी, एक तो मीनिंग पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया। एडवांटेज मैंने आपको पढ़ा दिए, ये अमेंड हुए थे, आप इसको अच्छे से खुद से एक बारी रीडिंग करिएगा। अब बात करते हैं फीचर्स से। मैं आपको बताती हूँ, जब आप फीचर्स पढ़ोगे ना, आपको क्या लगेगा कि मैम आप तो पुरानी बातें कर रहे हो, आपने जो बातें अभी तक हमें बताई हैं वही बातें रिपीट हो रही हैं। तो जी हाँ, जो मैंने आपको मीनिंग बताया ना, तो मीनिंग और एडवांटेज को उठा के उसने क्या बता दिए, ईआरपी के फीचर्स बता दिए। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो फीचर्स देते हैं, इसने बोला केटर्स ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नीड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट की क्या करता है, नीड को फुलफिल करता है। राइट डेटा राइट टाइम पर यूजर को प्रदान करता है। सारे के सारे मॉड्यूल से क्या करता है, सारे सारे मॉड्यूल्स यानी कि फंक्शंस, सारे फंक्शंस का सिंगल डेटाबेस मेंटेन करता है, चाहे एचआर फंक्शन हो, चाहे आपका नो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का एक जगह सिंगल डेटाबेस क्रिएट करता है। और ये सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं उनका नाम दे रखे रखा, चाहे वो मॉड्यूल फाइनेंस मॉड्यूल हो, चाहे वो मॉड्यूल सप्लाई चेन मॉड्यूल हो, कोई भी मॉड्यूल हो सकते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि इन दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट नंबर 2 अपन कर रहे हैं। तो फ्लो चार्ट नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने 3 टॉपिक कवर करे, मीनिंग कवर कर लिया, उसके बाद एडवांटेज कवर कर लिए, और उसके बाद हम लोगों ने अभी फीचर्स कवर करे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। बच्चा कह रहा है कि मैम फ्लो चार्ट से दिखा दो, तो बेटा फ्लो चार्ट देख लो आप। तो हम लोगों ने क्या कवर किया, मीनिंग कवर कर लिया, हम लोगों ने एडवांटेज कवर कर लिए, और फीचर्स भी कवर कर लिए। अब जो बेटा ये दोनों पार्ट है ना, ये आपके बेटा जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक एग्जाम में ना, मतलब ऐसा पार्ट है जो कि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, और एग्जामिनर इसके ऊपर नजर बना के रखता है कि नहीं ये तो मैं पूछ के रहूंगा। तो मैं आपको टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराने वाली हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो गाइस चलते हैं आगे अपनी तरफ, विद रिस्पेक्ट टू द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज रिस्क एंड कंट्रोल। तो हमारे को ना रिस्क के बारे में पहले उसने बताया कि भैया रिस्क का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल्स कौन कौन से लगाने हैं। उसके बाद वो आपको बताता है एक और तरीका आरबीएससी कंसेप्ट है आरबीएससी का, और लास्ट कंसेप्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एक्सेस का। और मैंने यहाँ पे दिए रखा है कि ये हमारा कब अमेंड हुआ है, मई 20 में अमेंड हुआ है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ तो इस चैप्टर के अंदर ना जो मेजोरिटी अमेंडमेंट्स है ना, वो मई 20 में आए थे, इसलिए आपको दिख रहा है बार बार कि मई 20 में आ रखा है, मई 20 में आ रखा है। तो रिस्क आप जानते हो, ये राइट, आप इसको कवर कर ही लोगे। अब मेरे को आपको पढ़ाना है ये वाला पॉइंट, ये आपका वेरी मेन पॉइंट है, दिस इज वेरी मेन पॉइंट, रिस्क एसोसिएटेड इन दी कंट्रोल। तो इसको देखते हैं, रिस्क एसोसिएटेड इन द कंट्रोल्स। तो वो ये कह रहा है कि बेटा क्या है हमारे पास में ना, हमारे पास में ना, अगर मैं कंपनी की बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कंपनी सिंगल सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, यानी कि सारे मॉड्यूल्स को अटैच कर रही है, तो उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। तो हमने बोला भैया लोग हमें परेशान कर सकते हैं बहुत जिंदगी में ना, मतलब कई बार लोग ऐसे होते हैं ना कि आप कुछ भी कर लो उनके साथ ना, बट फिर भी उनको परेशान करना ही करना है ना। तो लोग तो परेशान करते ही हैं, तो लोगों से भी रिस्क है हमारे को। जो हम प्रोसेस लगा रहे हैं, प्रोसेस हम क्योंकि लगा रहे हैं तो उससे भी रिस्क है। टेक्नोलॉजी से भी रिस्क है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी काम जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हो सकता है तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, इम्प्लीमेंटेशन का भी रिस्क है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी रिस्क है, यानी कि सिर्फ शादी तक का रिस्क नहीं है, शादी के बाद भी भैया रिस्क है, पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, यानी कि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन पे रिस्क है। तो 5 रिस्क है। बच्चा कह रहा है कि मैम निमोनिक दे दो, तो निमोनिक है पीपीटी, implementation and post implementation, post implementation।
तो निमोनिक है पीपीटी, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमारे को ये सारे के सारे अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो रिस्क एंड कंट्रोल्स की चीजों को लेके 5 चीजों को लेके हैं, पीपीटी, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। पीपी यानी कि पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल, इम्प्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, सो अब आप बात करते हैं सबसे पहले पीपल इश्यूज के। अब देखो पीपल कौन होते हैं हमारी कंपनी को लेके मैं अगर बात करूं तो पीपल होंगे कौन, या तो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, या तो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, या तो कंपनी का मैनेजमेंट का पार्ट होगा, टीम होगी, या बाहर की कुछ कंसल्टेंट होंगे। यही तो लोग होते हैं जो कंपनी में अटैच होते हैं। तो इनकी वजह से क्या क्या रिस्क आएगा, वो कह रहे ट्रेनिंग को ना क्या करते हैं, रिस्क आता है ट्रेनिंग को ना, हम लोग जो करते हैं ना, कंपनी जो करती है ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती लोगों को, ट्रेनिंग के पैसे बचा लेती है, और क्योंकि फिर ट्रेनिंग नहीं मिलती तो क्या होता है, लोगों को रिस्क राइज हो जाता है। जब लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं मिली ईआरपी कैसे यूज करना है, तो बच्चा कैसे भी इस्तेमाल करेगा, तो बस फिर रिस्क राइज होता है। तो हमने कहा कंट्रोल लगा दो। क्या कंट्रोल लगाना है, ट्रेनिंग को दे दो उनको। स्टाफ टर्नओवर, कहते चलो अब हम सिखा भी देते हैं अपने बच्चों को ईआरपी कैसे चलाते हैं, बट बच्चा क्या करता है, फिर 3 साल बाद उड़न छूट चला जाता है। तो यार अब लोग जो है, हमारा स्टाफ जो है वो जा रहा है कंपनी से बाहर, तो ये एक रिस्क है। जो सीखा सिखाया स्टाफ था वो जा रहा है, तो क्या करेंगे, लोगों को कंपनसेट करेंगे कि भाई तू रुक जा, हम तुम्हें 50,000 बढ़ा के दे रहे हैं तू क्या कर, तू यहीं पर रुक। ओके, अब बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट की। हम कहते हैं लोग ठीक कर दिए मैंने, अब बट अब मैनेजमेंट को लेके बात आ गई। यहाँ पर एम्प्लॉय तक थे, अब यहाँ किसकी बात आ गई, मैनेजमेंट की बात आ गई। हमने कहा मैनेजमेंट को लेके 2 प्रॉब्लम है। पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे को ना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना कई बारी सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि मान लो आप घर में कोई काम करना चाहते हो, तो क्या आप बिना मम्मी पापा के सपोर्ट के वो चीज कर लोगे, नहीं। अगर आज मैं एक पढ़ाने के करियर में हूँ तो कौन मेरे सपोर्ट में है, मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में है। जब तक टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तब तक रिस्क ही रिस्क है। तो कंट्रोल क्या लगाएंगे, इनके सपोर्ट को बोलेंगे प्लीज हमें सपोर्ट दो, कन्विंस करेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें। अब मैनेजमेंट को लेके एक और पॉइंट भी है, चेंज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैनेजमेंट चेंज हो जाती है तो उसमें दिक्कत है कि भैया मैनेजमेंट चेंज हो गई है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। अगर मैनेजमेंट भी चेंज करना है ना तो उसमें भी प्रॉपर ट्रेनिंग देके काम कराएंगे। ओके, और पता है जब भी कोई छोटा बंदा काम करेगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ऑथेंटिकेट करा के, जिस इंसान से आपको परमिशन लेनी थी ना, उस इंसान से परमिशन लेके फिर आप उस काम को करो। ओके, अगर मैनेजमेंट चेंज होता है तो। अब बात करते हैं कंसल्टेंट की। तो गाइस देखिए, यहाँ पर वर्ड क्या है, कंसल्टेंट, ये कहाँ चला गया, यहाँ पे। ठीक है, तो कंसल्टेंट क्या होते हैं बेटा, बाहर के लोग होते हैं। जैसे मान लो आपको पता होगा सीए की जो सर्विसेज होती है, लोग कंसल्टेंसी लेते हैं, कुंडली मिलाने की कंसल्टेंसी लेते हैं। तो कंसल्टेंसी, अब दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये कि भैया हम ये कह रहे हैं कि ये तो बाहर का इंसान है, एक सीए वो तो अपनी फर्म संभाल रहा है, कंपनी का हिस्सा थोड़ी ना है जो कंपनी के बारे में सोचेगा। एक पंडित जो है वो कंपनी का हिस्सा थोड़ी, परिवार का हिस्सा थोड़ी है जो परिवार के बारे में सोचेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब इंसान बाहर का होता है तो उसको समझाएगा कौन कि हमारी कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कहते हैं कि एक ना लेजर ऑफिसर बैठा लो, यानी कि एक मिडिल मैन जो है ना, मिडिल मैन को आप बीच में ले आओ। वो मिडिलमैन क्या करेगा, वो मिडिलमैन आपके और जो कंपनी चाहती है उसके बीच में क्या करेगा, चीजों को सॉर्ट करेगा। आपकी कंपनी क्या चाहती है और क्या चाहते हो। गाइस इसका निमोनिक है, इसका निमोनिक है टी टी एस। तीसरे आपके 2 पार्ट्स हैं, ट्रेनिंग एंड टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। तीसरे आपके पॉइंट है कंसल्टेंट्स एंड चेंज मैनेजमेंट, और ऐसे है आपका स्टाफ टर्नओवर, TCS, or you can say T square C square। I believe this thing is clear to you guys। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस रिस्क, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका जो प्रोसेस है उसको लेके भी रिस्क है। तो पहला ये है कि अगर हम PPR ले आते हैं, या आपने SM के चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ रखा है। PPR का मतलब क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, है ना। तो अगर मान लो आप अपने प्रोसेस को ड्रास्टिकली चेक कर रहे हो, आप आज ERP लेके आ रहे हो, तो क्या हो सकता है, ERP लाने के चक्कर में रिस्क हो सकता है। तो हमने कहा नहीं,
हम लोगों को अच्छी तरीके से बताएंगे, नया सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए सिखाएंगे भी, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे, सब चीजें करेंगे। तो एक तो हो गया ये, इसका निमोनिक है बाय द वे बीपी। बीपी नेक्स्ट इज पी यानी कि प्रोग्राम मैनेजमेंट। वो कहता है कि देखो हमारे यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पे ना नो गैप हो सकता है। आपने कोई चीज कर दी, जैसे मान लो एग्जाम्पल, आप सोचते हो कि आप शादी जो है या इवेंट जो है, बर्थडे पार्टी जो है ना, वो सोचो कि आप इस प्रकार से हुए, बट हो सकता है कि गैप हुए जो आपने सोचा वर्सेस जो चीजें हो रही हैं। तो कह रहा है कि जो आप सोच रहे हो ना उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो हमने क्या गैप करा, हमने कहा कोई भी गैप नहीं आएगा, हम रियल टाइम इंफॉर्मेशन का बेसिस पे काम करेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ बैंक। तो गाइज, अगर आपने बैंक का सिस्टम देखा हो, आपने यहाँ पर एटीएम से पैसा विड्रॉ करे और वहां अकाउंट में डेबिट हो गया, वही अकाउंट में डेबिट हो गया, तो हम कह रहे हैं कि भैया कोई गैप ही नहीं छोड़ेंगे, जैसा हमने सोचा था वैसे करेंगे और बिल्कुल रियल टाइम में करेंगे। दैट इज अ प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल रिस्क, पीपीटी। पी से क्या है, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजी रिस्क, यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे को रिस्क हो सकते हैं। अब देखो टेक्नोलॉजी जो देखो बेटा होती है ना, उस पर तो आजकल मतलब मैं कहती हूँ कि जितना आप डिपेंडेंट हो ना, उतना आप रिस्क की पोजिशन पे जा रहे हो। तो वो क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब है आज कुछ है फिर कल कुछ और हो जाता है, मतलब फटाफट से टेक्नोलॉजी क्या कर जाती है, ऑब्सोलेट कर जाती है। एक जमाना था हम टाइपराइटर यूज करते थे, हम फैक्स मशीन यूज करते थे। आज के जमाने में फैक्स का कहाँ ज्यादा यूज होता है, मतलब मिलिट्री वगैरह एरियाज में यूज होता है, बट ज्यादा का यूज नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी जो होती है ना बेटा, ऑब्सोलेट बहुत जल्दी करती है। नेक्स्ट इज एनहांसमेंट्स एंड अपग्रेड्स। अब देखो आज आप यूज कर रहे हो विंडो 7 थी, विंडो 10 आई या विंडो 11 चल रही है, बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो कहते हैं यार इतने सारे अपडेट्स, और ना बहुत सारे इवन जो कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो भी मतलब पहले जो था स्टार्टिंग में सिर्फ एक कंपनी थी जो कि मोबाइल बनाया करती थी, आज जो देखो सब मोबाइल बना रहे हैं। तो यार बड़ा रिस्क है, पता नहीं कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है और पता नहीं किससे क्या अपडेट्स हैं। अपग्रेड्स में भी टेंशन होती है कि पता नहीं वो अपग्रेड्स जो है वो हार्म ना कर दे सिस्टम को। तो ये हमारा रिस्क होता है। हम प्रॉपर जगह से अगर सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी। अब वो कह रहे हैं कि दिक्कत क्या है, सुनना। दिक्कत ये है कि ये देखो बेटा, ये है बेटा, ये है, इस इंसान का नाम है सोनू, ठीक है। तो सोनू को ना क्या दिक्कत है, सोनू कह रहा है मुझे इस बात की दिक्कत है कि मेरे एक ही सिस्टम के अंदर, जो ये सिस्टम है ना, मेरे इसी सिस्टम के अंदर मेरे इसी सिस्टम के अंदर ना सारे के सारे फंक्शन है, सारे फंक्शन इसी के अंदर है। अब मुझे तकलीफ हो रही है, ये कोई बात है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ चल रहा है। जब मुझे मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक मैन्युफैक्चरिंग ना हो के ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग वाला जो आप मुझे फंक्शनैलिटी दे रहे हो मुझे वो चाहिए ही नहीं, फालतू में आप मुझे दे रहे हो। अब मुझे रिस्क हो जाता है, कभी मैं गलती से मैन्युफैक्चरिंग में जाके एंट्री ना कर दूं। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया तुम गलती मत करो ना, एक काम करो, जब आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, आपको जो फंक्शन चाहिए आप रखो, आपको जो फंक्शन नहीं चाहिए उसको निकाल दो, खत्म। आपको इसमें हिंदी में मिल रही है बीच बीच में ना, तो वो हिंदी मैंने इसलिए रखी ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वो बोलता है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, यानी कि वो कहता है कि ऐसा देखो, मैं कहती हूँ हमेशा, अगर मैं ना मतलब मैं ये बंदा है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर वी, ठीक है, मैं इस वी बंदे से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बंदा कुछ भी कहे, मैं जान तारे तोड़ के लाऊंगा तुम्हारे करियर में, तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कुछ भी हो जाए, ये कितना ही हमें लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दे दे, बट यू नो व्हाट, कभी भी कोई चीज लाइफ लॉन्ग चलती नहीं। तो सॉफ्टवेयर भी उसी का पार्ट है, कभी भी कोई सॉफ्टवेयर जो है लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकता। तो वो कब बोलता है कि न्यू वर्जन आते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग चीजें नहीं चल पाती है, तो हाँ जी बेटा नहीं चल पाती है, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि कहते लोग यही है कि हम लाइफ भर साथ रहेंगे, बट रहते नहीं है। सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसा ही है, बट ठीक है, जब तक साथ रहेंगे, जब तक साथ रहेंगे, तो हमने क्या कमिट किया कि जब तक साथ रहेंगे ना, तब तक अच्छे से रहेंगे, जब तक तुम्हारे सिस्टम पे रहूंगा तब तक अच्छे से रहूंगा। कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, तुम्हारे नए में इंटरेस्ट आ गया तो वो कर लेना, जिंदगी का नया कोई पड़ाव आ गया तो, राइट। सो दिस इज अबाउट द दिस इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन रिस्क विच इज लाइक ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, यानी कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं,
तो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त ना हम कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में टाइम बहुत लगता है। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब भी मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी वाली बात बताई थी, जब भी हमें नेगेटिव पॉइंट गिनवाने होते हैं ना किसी के भी, तो ना हम 2 पॉइंट को लेके गिनवाते हैं। इवन अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी सब यही कहते हैं कि देखो हमने तुम्हारे पे कितना पैसे खर्च करे हैं, और मैं तुम्हें अपनी लाइफ का कितना टाइम देता हूँ, डिवोट करता हूँ, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, ये सब चलता ही है ना। तो मैं कहती हूँ कि हर एक चीज का ना नेगेटिव जो होता है ना वो यही होता है। जब भी कोई इंसान सुनाने पे जाता है तो नेगेटिव क्या होता है, वो यही होता है, यानी कि कॉस्ट और टाइम। तो यहाँ पर ना हम इम्प्लीमेंटेशन की भी क्या दे रहे हैं, 2 चीजें बताएंगे। बिल्कुल कहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, कि आप जितना टाइम लगाओगे ना ईआरपी लगाने का, तो हम क्या क्या काम कर देंगे, इनसफिशिएंट फंड्स, और पैसा भी नहीं है। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए, इम्प्लीमेंट करना है आपको ईआरपी, और आपको उसके लिए पैसे भी चाहिए। कोई फ्री में तो आपके लिए ला करके देगा नहीं, जिंदगी में फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब बात करते हैं डेटा को लेके। डेटा को लेके 2 बात की गई, एक आती है डेटा की सेफ्टी और एक आता है डेटा का एक्सेस। तो गाइज अब बात क्या आती है कि जब जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं ना, तो हमें कहते हैं कि देखो हो सकता है कि जब हम ईआरपी लगा रहे हो तो डेटा क्या हो जाए, कॉस्ट नहीं लॉस्ट हो जाए, क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, डेटा क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए। और जब डेटा लॉस्ट हो जाएगा तो फिर हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, डेटा कैन बी लॉस्ट, राइट। तो हमने बोला कि भैया अगर आप ईआरपी का इस्तेमाल कर रहे हो और आप डेटा उसके अंदर रख रहे हो, तो आपको किसने मना किया बैकअप लेने से, आप बैकअप लो ना। आप टेंशन क्यों ले रहे हो कि भाई ईआरपी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, बैकअप लो और उस चीज को रखो अपने पास, आपका डेटा का भी लॉस ही नहीं होगा। डेटा की एक्सेस, वो कह रहा है कि कोई और बंदा ना हमारे सिस्टम पे आके मैं यूज कर सकता है। जैसे 3 इडियट्स में क्या हुआ था, आमिर खान आया था, आमिर खान ने क्या किया था, वो स्पीच जो थी उसमें चेंजेस किए थे, है ना, याद है। तो हमने बोला कि यार कोई भी बंदा आके हमारे डेटा को एक्सेस कर लेगा, तो हमने कहा नहीं, क्या लगाओ, आरबीएसी यानी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लगाओ, जिसका जो काम है वो वही सिस्टम पे आके बैठेगा, ऐसे कोई और बंदा आके नहीं बैठ सकता। जैसे ये जो टॉपिक है वो अगला ही टॉपिक है। इज दैट क्लियर, ओके। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द ऑपरेशन। वो कह रहा है कि देखो सेंट्रलाइज डेटा है, सब चीजें एक साथ ही रहेंगी, तो जो स्पीड है ना वो क्या हो सकती है, वो डिटेरिवेट हो सकती है। तो हमने कहा नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पर क्या है, डेटा रिडंडेंसी टेक्निक है। डुप्लीकेसी तो किसी जात की हो ही नहीं रही, हर डिपार्टमेंट अपना अपना नहीं कर रहा, सारे के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रिडंडेंसी टेक्निक लगा सकते हैं, यानी कि जो डुप्लीकेट फाइल्स है ना उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको उनको कम यूज कर सकते हैं, उनको डिलीट करके हम अपने सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारे पास बेटा जी रिस्क एंड कंट्रोल्स में कितने रिस्क एंड कंट्रोल्स है, 5 रिस्क एंड कंट्रोल्स है। क्या बोलते हैं उसको, हम कहते हैं पीपीटी, पी पी टी, यानी कि पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या हो जाती है, रिस्क हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है। कभी सॉफ्टवेयर जो है वो चलना बंद हो जाता है, तो कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में चला जाता है, कभी तो नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, कभी तो टाइम बहुत लगता है, कभी पैसा बहुत चाहिए। तो ये सब क्या आते हैं हमारे इसके रिस्क एंड कंट्रोल। इतनी बात समझ आई, चले। तो रिस्क एंड कंट्रोल हमारे पूरा का पूरा फ्लो चार्ट हो गया, पीपल भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, टेक्नोलॉजिकल भी हो गया। अपने माइंड में रिकॉल करते रहेंगे, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। बच्चा पार्टी ये आपको जो है ना, ये आपको अलग अलग भी आ सकता है, यानी कि वो खाली आपसे पीपल रिस्क पूछ सकता है, और खाली आपसे टेक्नोलॉजिकल रिस्क पूछ सकता है, खाली आपसे पूछ सकता है इम्प्लीमेंटेशन पर। ठीक है, ये आपका था पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जिस प्रकार से जो है लाइफ में कभी कोई कमिट नहीं कर सकता ना आपका साथ रहना, सॉफ्टवेयर में को कमिट नहीं कर सकता। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क सिर्फ एक है, विच इज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू। चलिए आगे चलते हैं, आगे टॉपिक आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, विच इज आरबीएसी। गाइस सबसे पहले जब भी मैं किसी बच्चे को, गाइस हम मैराथन पढ़ा रहे हैं तो आई बिलीव कि आपने पहले पढ़ लिया होगा। मैं अगर पूछती हूँ ना बताओ आरबीएसी क्या है, बच्चा पता क्या कहता है, मैम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मैंने कहा फुल फॉर्म नहीं बतानी है, क्या होता है, व्हाट इज आरबीएसी। हम ना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। अरे मैंने ये नहीं पूछा करते क्या है, मैंने पूछा व्हाट इज आरबीएसी। सबसे पहले समझो आरबीएसी क्या है।
आरबीएसई है बेटा जी, आरबीएसई है बेटा जी पॉलिसी। पॉलिसी, आपने बिजनेस की पॉलिसी, जैसे हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पर पॉलिसी है क्या, कि भैया हम तो ना लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखते हैं, हमारी पॉलिसी है जी, पॉलिसी हमारे यहाँ पॉलिसी है कि आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउड ही नहीं होगा, पॉलिसी। तो आरबीएसई क्या है, बिजनेस करने की पॉलिसी। तो आरबीएसई में हम क्या कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे, यानी कि अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा है तो उसको एक्सेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मिलेगी, अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक्सेस मिलेगी। यानी कि हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को कि जिसको जिसको सिस्टम है वही बंदा क्या करेगा, यूज करेगा। और उस बंदे का नाम क्या है, ऑथराइज पर्सनल। जो बंदा ऑथराइज है सिस्टम पे बैठने के लिए वो कौन हो जाता है, ऑथराइज ऑथराइज पर्सनल। इसको हम रोल बेस्ड सिक्योरिटी भी कहते हैं। ओके, उसमें क्या होता है, देखो आगे ना वर्ड पॉलिसी, ये क्या है, इट इज अ पॉलिसी जो क्या करती है, डिफाइन करती है रोल्स एंड प्रिविलेजेस, यानी कि आपकी अथॉरिटी को डिसाइड करती है कि आप इस सिस्टम पे बैठ के क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर ये नोट्स आपके साथ शेयर हो रहे हैं तो मैं आपसे बोलती हूँ, ये तो मेरे ऊपर है ना कि मैं आपको इन नोट्स को सिर्फ रीड करने के लिए अलाउ करूं या फिर रीडिंग प्लस प्रिंटिंग के लिए अलाउ करूं, यानी कि आप इन नोट से प्रिंट भी निकाल सकते। आप बच्चे पेन ड्राइव्स वगैरह लेते हो, आपको पता है ना कि कंटेंट हम क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, सॉरी सिर्फ व्यू के लिए रखते हैं, प्रिंटिंग के लिए नहीं करते हैं। तो ये क्या है कि आप कितने प्रिविलेजेस, कितने रोल्स यूज कर सकते हो, कितनी चीजों का एक्सेस ले सकते हो। So employees having the access right to the information they need to do their jobs and prevent them, और इवन रोकता भी है कि भैया जो काम तुम्हारे बस की नहीं है वो तुम नहीं करोगे, यानी कि जो काम तुम्हारे दायरे में नहीं आता उसकी एक्सेस तुम्हारे पास नहीं होगी। एग्जाम्पल जूनियर अकाउंटेंट को एक्सेस किसकी मिलेगी, सिर्फ इसी चीज की मिलेगी कि वो अकाउंटिंग के रिलेशन में एक्सेस ले सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब जो आप आगे पढ़ने जा रहे हो बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आया अमेंडमेंट में 21 का अमेंडमेंट, इसके अंदर उसने क्या बोला, आरबीएसई के दो बच्चे होते हैं, आरबीएसई के दो बच्चे होते हैं। कौन से, आरबीएसई के दो बच्चे हैं, कौन से, मैक और डैक, मैक और डैक। क्योंकि आरबीएसई के बच्चे हैं तो आरबीएसई का सब नेम तो लेंगे, एसी यानी कि एक्सेस कंट्रोल, यानी कि मैक के जो दो बच्चे हैं उसका उसमें जो सरनेम है वो क्या आएगा, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। तो आरबीएसई के बच्चे क्या हुए, मैक यानी कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, और दूसरा कौन सा है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब होता है मैंडेटरी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, एंड डी का मतलब डिस्क्रिशनरी। आपको पता है डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है डिस्क्रिशन, यानी कि इच्छा, यानी कि इच्छा, 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 यानी कि यहाँ पर ना जिसको आप सिस्टम पे बिठाते हो तो वो अपनी इच्छा से एक्सेस ले सकता है। और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, उसकी इच्छा नहीं चलेगी, जो सिस्टम का मालिक है ना, जो सिस्टम का मालिक है वो अपनी इच्छा चलाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैक का मतलब क्या होता है, मैक का मतलब क्या है कि भैया जिसका सिस्टम है वो अपनी चीजें चलाएगा। और डैक का मतलब क्या है कि जो इस सिस्टम पे बैठा है ना, जो सिस्टम पे बैठा है ये बंदा खुद जो है डिफाइन करेगा कि ये क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता। जैसे मानो मैंने आपको एक लैपटॉप दिया, आपके मम्मी ने पापा ने आपको जो है एक लैपटॉप दिया और आपसे बोला कि बेटा जो ये लैपटॉप है ना जैसे मर्जी यूज करो, तो ये क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। बट मान लो वो लैपटॉप मैंने दिया, भैया मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हूँ, मतलब मैं तो कहती हूँ प्यार में भी स्ट्रिक्ट, पढ़ाई में भी स्ट्रिक्ट, हर जगह स्ट्रिक्ट रहती हूँ। मतलब मैं, या तो मतलब आप मेरी बात सुन लो समझ लो, नहीं तो फिर नहीं काम चलेगा। तो मैंने आपको लैपटॉप दिया और मैंने आपसे कहा कि ऐसा है आप इस लैपटॉप को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपको किसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो ये कैसा कंट्रोल है बेटा जी, ये है मैक, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, यानी कि सिस्टम के उन लोगों के पास राइट्स होते हैं कि वो किस प्रकार से सिस्टम पे एक्सेसिबिलिटी दे। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं, चलिए। तो मैक और डैक दो बच्चे हैं। तो मैक में क्या कहता है, कहता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो ओनर है सिस्टम का वो जो है सिस्टम को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। और जो भी डिवाइसेस में अगर मान लो आपको वो डिवाइस लॉग इन करनी होगी
तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा सिक्योरिटी क्लियरेंस, यानी कि आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाके आपको उस सिस्टम की एक्सेस मिलेगी। और पासवर्ड कब मिलेगा? जब आप इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर लोगे, पटा लोगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर के केस में क्या होता है, कंप्यूटर्स के केस में बेटा, ये आपका लैपटॉप है ना, इस लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि आप विंडोज के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो विंडोज है ना, ये विंडोज जो होता है ये आपकी बेसिकली सिक्योरिटी लगाता है। तो विंडोज ही आपसे पासवर्ड मांगता है, इसीलिए तो इस विंडोज को क्लियर करने के लिए, गेट को पार करने के लिए हम पासवर्ड डालते हैं और एंट्री कर लेते हैं। तो कहते हैं कि हमें पासवर्ड चाहिए होगा अगर हमारे को इसकी एक्सेस चाहिए होगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ द सिक्योरिटी को लगाते हैं। एग्जाम्पल उसने बोला कि भैया ये लोग ना, ये चीजें जो है ना, गवर्नमेंट एरिया, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस वगैरह को काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा चाहिए होता है ना कि भाई कहीं थ्री इडियट्स की तरह आमिर खान आके हमारी स्पीच को, कंटेंट को चेंज ना कर दे, वरना तो भैया क्या क्या हो जाए। ओके, डार्क में क्या होता है, इट इज लेस रेस्ट्रिक्टिव, इंडिविजुअल का कंप्लीट कंट्रोल रहता है ना, और हमारा सिस्टम द सर्वर जो होता है ना, वो पॉलिसी सेट कर देता है कि आप जो है कितना हद तक एक्सेस कर सकते हैं, कि अगर आपको मैंने दे दिए तो आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो वी आर डन विद द मैक एंड डैक। अब आपको जो आरबीएसी में, आरबीएसी इस मैराथन है, राइट, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा ना। सो आरबीएसी में एक्सेस जो होता है वो ये रहा, यानी कि अगर आप किसी इंसान को एक्सेस दे रहे हो तो वो किस टाइप की एक्सेस हो सकती है। आप क्रिएट करने की एक्सेस दे सकते हो, किसी को ऑल्टर करने की एक्सेस दे सकते हो, सिर्फ व्यू की एक्सेस दे सकते हो, या प्रिंट की एक्सेस दे सकते हो। मैंने आपको अपने नोट्स के रिगार्डिंग बताया था। तो वी आर डन विद दी फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस फ्लो चार्ट। मैं वापस आपको लेके चलती हूँ, अगर आपको याद आ गया हो तो हमने जो है जब ईआरपी चालू किया था, जो फ्लो चार्ट नंबर 2 था बेटा जी, फ्लो चार्ट नंबर 2 के अंदर ये गाइस, ये देखिए, मैंने आपसे कहा था रिस्क एंड कंट्रोल्स, तो अब जाके टॉपिक जो है खत्म हुआ है रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, ऑडिट ऑफ ईआरपी। बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो मीनिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि सारी चीजों में डिसेंट्रलाइजेशन ना लगा के सेंट्रलाइजेशन लगाया, एक सॉफ्टवेयर से सबकी जरूरतों का को पूरा किया। एडवांटेज में हमने पढ़ा कि हमारा लीड टाइम डिक्रीज हो जाता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, हमारा टाइम कम हो जाता है, इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने एडवांटेज के अंदर पढ़े। फीचर्स में हमने पढ़ा कि भैया देखो, ये जो मीनिंग में हमने पढ़ा, एडवांटेज में जो हमने पढ़ा, उसके कुछ कुछ पॉइंट उठाए और क्या बना दिए, फीचर्स बना दिए। रिस्क एंड कंट्रोल्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास 5 चीजों को लेकर रिस्क होता है, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। और इसी कंट्रोल को लगाने का तरीका क्या है, आरबीएसी। कंट्रोल्स को लगाने का तरीका क्या है, आरबीएसी। यानी कि अगर मुझे कंट्रोल लगाना होगा तो मैं किस को यूज करूंगी, अपने बिजनेस में पॉलिसी लगाऊंगी, किसकी, आरबीएसी की। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसके कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, मैक और डैक। मैक यानी कि मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल और डैक यानी कि डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस किस प्रकार का दे सकते हैं, 4 प्रकार का दे सकते हैं हम। एक्सेस दे सकते हैं व्यू का, प्रिंट का, क्रिएट का और ऑल्टर का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ फ्लो चार्ट नंबर 2, दैट इज ऑडिट ऑफ ईआरपी। करें फटाफट, चलिए, ऑडिट ऑफ ईआरपी। तो गाइस सुनेंगे ध्यान से बात, जाके मेरी बात। तो ईआरपी के अंदर अगेन आपको 3 चीजें करनी है। देखो क्या होता है, ये देखोगे, ये हमारा बच्चा कह रहा है कि मैम इस बार इसका नाम चेंज कर दो। मैं ठीक है बेटा, मैं नाम चेंज करती हूँ। इस बार है हमारा, इसका नाम है बेटा ऑडिटर। इसका नाम क्या है बेटा, ऑडिटर। जो ये ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए जाता है ना, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, तो ना इसको ये देखने पड़ता है कि एनजीटी कितने पानी में डूबी हुई है। मतलब सुनो, ये बंदा ऑडिट करने के लिए जाता है, देखता है, हे भगवान, यहाँ तो आरबीएसई नाम की कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ तो ना कोई भी किसी के भी सिस्टम पे बैठता है, ओ माय गॉड, यहाँ ना एक बंदे का काम करा और दूसरा बंदा चेक ही नहीं करता है, ओ माय गॉड। यानी कि ऑडिटर क्या कर रहा है, कंट्रोल्स को इवैल्यूएट कर रहा है कि एंटिटी अपने लेवल पे कितने कंट्रोल्स लगाती है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखता है कि अच्छा
अगर एंटिटी के अपने इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, बेकार बर्बाद कंट्रोल्स है, तो ये अपनी चेकिंग का लेवल इंक्रीज कर देगा, ये अपनी चेकिंग का लेवल इंक्रीज कर देगा। और चेकिंग करेगा किस किस चीज की, ये बताता है आपको पॉइंट नंबर 3। तो इवैल्यूएट करता है कंट्रोल्स को, ईआरपी ऑडिट करता है, और किस प्रकार से ऑडिट करता है, क्या क्या एस्पेक्ट को कवर करता है ऑडिट करते वक्त, ये हमारे देखना है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी में गिवन है। तो कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। जनरल कंट्रोल्स यानी कि भैया देखो, आप अपने घर में जब कहीं घर से बाहर जाते हो तो आप देखते हो ना कि यार घर में ताला लग रहा है, लगाते हैं ना, ताला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मोटर का स्विच ऑफ है कि नहीं है, लाइट्स प्रॉपर ऑफ कर दी कि नहीं कर दी है। ऐसे हमारे जनरल कंट्रोल्स होते हैं। और ये है हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल्स, यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल लगाना, हमारे ऐप में पासवर्ड लगा है कि नहीं लगा है, तो इनको हमने कंट्रोल्स को हमने इवैल्यूएट किया, ठीक है। अब उसके बाद जब कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया तो फिर हमने देखा कि भैया ऑडिट करते वक्त क्या क्या देखूं। तो देखो सुनो ध्यान से, जो एक नॉर्मल ऑडिटर देखता है, जो एक नॉर्मल ऑडिटर देखता है वो तो देखना ही पड़ेगा, वो तो देखना ही पड़ेगा, प्लस प्लस साथ में और क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ईआरपी इन्वायरमेंट में जा रहा है, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो उसकी टेक्नोलॉजिकल की चीज में और से ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपने जितने भी रिस्क पढ़े थे, पीपल रिस्क, प्रोसेस रिस्क, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, तो सारे रिस्क को इवैल्यूएट करेगा, देखिएगा कंट्रोल्स मैनेजमेंट में लगाए कि नहीं लगाए हैं। अगर कंट्रोल्स लगाए हुए तो ठीक है, और नहीं लगाए हुए तो ऑडिट करेगा। तो यानी कि आईटी की वजह से जो काम इंक्रीज हुआ उसका भी काम करेगा, तो कुछ नॉर्मल ऑडिटिंग के पॉइंट्स भी करेगा और टेक्नोलॉजी की वजह से भी उसका भी ऑडिट करेगा। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। कहता है कि ऑडिटर देखेगा कि क्या कंपनी में गैप और गैस फॉलो होते हैं। गैप और गैस का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्या कंपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाती है, क्या कंपनी अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, कंपनी के ऊपर अगर कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लगती है तो क्या वो उसको टाइम पे पूरा करती है, क्या अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखती है, क्या डेटा जो आता है वो वैलिडेटेड एक्यूरेट डेटा आता है, क्या वो आरबीएसई लगाती है, क्या वो आरबीसी लगाती है, क्या उसका मैनेजमेंट जो है वो सही से काम करता है और परफॉर्मेंस अच्छी देता है और परफॉर्मेंस डेटा सामने रखता है, क्या उसके यूजर ट्रेन है कि नहीं है। ये वाला पॉइंट याद है, हमने पीपल ने पढ़ा था कि भैया अगर मान लो हमारे पीपल जो है वो ट्रेन नहीं है तो क्या करेंगे, वो काम खराब करेंगे। तो क्या पीपल ट्रेन है कि नहीं, अगर ट्रेन नहीं होंगे तो काम क्या करना पड़ेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कंट्रोल्स अच्छे लगाए हुए हैं तो हमारा क्या होगा, काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी वजह से ना ऑडिटर को भी काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट, क्या कंपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मेंटेन करती है, क्या हमारे पास एडिक्वेट ऑडिट ट्रेल्स हैं या नहीं। तो आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। अब चलते हैं ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स इन द केस ऑफ द ईआरपी इन्वायरमेंट, यानी कि जब ये जो ऑडिटर है, इस ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए जाना है तो ये क्या क्या चीजों को देखेगा। तो गाइस मैं एक बात कहती हूँ, देखिए आपने पढ़ा होगा ना, ध्यान से मेरी बात सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरटीपी में गिवन है। ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, आपने पढ़ा होगा ना, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट पढ़ा है ना, ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। मैं ये कहती हूँ कि ऑडिटर तीनों चीजों पे नजर रखेगा, इनपुट पे नजर रखेगा, प्रोसेसिंग पे नजर रखेगा और आउटपुट पे भी नजर रखेगा। तो बेसिकली सुनना, जो ये इनपुट वाले 2 पॉइंट है ना, ये तो हमारा डेटा ही होता है ना, इनपुट का डेटा, और जो बन के आता है दैट इज अ मोर मेच्योर फॉर्म ऑफ द डेटा, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि ये क्या हो गया हमारा रॉ डेटा, और ये क्या हो गया हमारा मतलब रिफाइंड डेटा है, तो डेटा ही। तो अगर ऑडिटर ये चेक कर ले कि जो डेटा है वो सही है तो काम बन गया, ये क्या हो गया, ऑडिटिंग ऑफ डेटा। और इस प्रोसेस को चेक कर ले तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ईआरपी क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो गाइस अगर मान लो आप एज एन, आपको टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको जो है ना कल को ऑडिट करना पड़ सकता है, तो आपको क्या क्या एस्पेक्ट कवर करने पड़ेंगे, आपको इनपुट चेक करना पड़ेगा, आपको आउटपुट चेक करना पड़ेगा, और आपको वो प्रोसेस भी चेक करना पड़ेगा जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो रहा है, सिस्टम से प्रोसेस हो रहा है। इतनी बात समझ आई। चलिए
तो ऑडिटिंग ऑफ डेटा को लेके उसने क्या क्या पॉइंट बोले। पहली बात तो फिजिकल सेफ्टी ऑफ डेटा। ऐसा तो नहीं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो किसी के भी हाथ लग जा रही है, या जो वाउचर्स है वो किसी के भी हाथ लग जा रहे हैं। सो देयर लाइज द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द डेटा, देयर लाइज द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द डेटा, एंड देयरफॉर वी नीड टू हैव द आईज ऑन द आरबीएसई। तो क्या उस कंपनी में आरबीएसई लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भाई देखो, अगर डेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं, अगर डेटा मैनेजरियल लेवल का है तो मैनेजर्स ही इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। ऑडिटिंग ऑफ दी प्रोसेस, यानी कि जो काम कर रहा है ना, जो सॉफ्टवेयर है, अब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी घुसना पड़ेगा। तो कह रहे हैं रुको रुको रुको, सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने से पहले चेक करो कि जो सॉफ्टवेयर में आप डालने जा रहे हो क्या वो भी सही है कि नहीं है। जो इनपुट आप डालने जा रहे हो क्या वो इनपुट सही है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो कि इनपुट सही है कि नहीं है, और उसके बाद ये चेक करो कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो भी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसको कि हम अपने ऑडिट की भाषा में क्या कहते हैं, फंक्शनल ऑडिट। की एग्जाम्पल से आपको देती हूँ, जैसे मान लो आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो 1000 रुपीज डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है। तो अगर आपने 1000 से एंट्री करी है तो 1000 ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए डेबिट साइड में, 1000 रिफ्लेक्ट होना चाहिए क्रेडिट साइड में। बट आपने सॉफ्टवेयर में पता है क्या डाला कि जैसे कोई 1000 लिखे ना, उसको 1000 की जगह 100 कर दो। तो आप ना मैनिपुलेशंस डाल रहे हो सिस्टम के अंदर। तो हमें ना इसको भी चेक करना पड़ता है। तो फंक्शन ऑडिट के अंदर ये भी चीजें आती हैं, जिसको कि आप सी फाइनल के अंदर पढ़ेंगे। तो गाइज ये था हमारा ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स इन दी ईआरपी सिस्टम। यानी कि अगर कोई ऑर्डर जाता है और ईआरपी सिस्टम के यहाँ पर काम करता है, ऐसी कंपनी में काम करता है जहाँ पे ईआरपी को फॉलो किया जा रहा है, तो इसके अंदर उसको 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में इनपुट और आउटपुट यानी कि डेटा के बारे में ऑडिट करेगा, डेटा सही है कि नहीं है, आरबीएसई लगा हुआ है कि नहीं है, और प्रोसेस के अंदर चेकिंग करेगा सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप क्लियर हो गया है। तो चलते हैं वापस से उसके अंदर क्या नाम है, टेबल के अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, सॉरी। तो फ्लो चार्ट के अंदर दिखा देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो हमने फ्लो चार्ट में 6 टॉपिक पढ़े थे। उन 6 टॉपिक्स में से जो आखिरी टॉपिक था वो किसका था, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क का था। ठीक है, तो पोस्ट इम्प्लीमेंट सॉरी, जो आखिरी टॉपिक था वो था हमारा ऑडिटिंग एस्पेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। हमने वो भी कवर कर लिया। तो आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, आपको सारा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। एंड आई बिलीव कि मैंने आपको, मतलब भले ही मैराथन है बट मैंने आपको ना अच्छी वाली कवरेज दी है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैराथन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। आप इसको सेव करके चलिएगा। एंड मैं चाहती हूँ कि एग्जाम टाइम पे अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरे से अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम के साथ मैं एग्जाम तक मैं आपका साथ निभाने के लिए रेडी हूँ। सो अब तक के अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो बिल्कुल बताइएगा। जब मैं आगे आऊंगी तो इसका पार्ट भी लेके आऊंगी इस चैप्टर का, और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। सो आई बिलीव, थैंक यू सो मच। एंड अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय गाइस।